क्लाइमेट चेंज की बात तो मैं 10 साल से कर रहा हूं लगातार। ऐसा नहीं है कि अचानक अभी ये मुद्दा हमारे सामने आ गया है। आमतौर पर मीडिया इत्यादि में तुम जो पढ़ते हो ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के बारे में, उसमें वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, संख्याएं होती हैं, ग्राफ होते हैं। कोई बताता है कि समुद्र का जल स्तर कितने मिलीमीटर या सेंटीमीटर बढ़ चुका है, बढ़ जाएगा। कोई बताता है कि तापमान कितना बढ़ चुका है और आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह की खबरें पढ़ते होगे, या फिर क्लाइमेट चेंज के इर्द गिर्द जो राजनीति होती है उसकी खबरें पढ़ते होगे। 2009 में कोपेनहेगन में ओबामा ने क्या किया, 2015 में फ्रांस में क्या हुआ। क्लाइमेट पर जो संधि हुई है उसको कितने देशों की सरकारों ने अभी तक भी रेटिफिकेशन, मान्यता नहीं दी। इस तरह की खबरें पढ़ लेते हो। लेकिन ये जो देख रहे हो अपने आसपास होते हुए, वो कोई हमसे बाहर की घटना नहीं है। बात भले ही ये की जा रही हो कि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, समुद्रों का स्तर बढ़ रहा है, इत्यादि इत्यादि, पर जो हो रहा है वो सबसे पहले आदमी के अंदर की घटना है, जो बाहर पृथ्वी पर, जमीन पर दिखाई दे रही है, परिलक्षित हो रही है, एक्सप्रेस हो रही है। समझ रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग को आदमी के मन की स्थिति के आईने में देखना बहुत जरूरी है। मैं कहा करता हूं कि बाहर जो ये तापमान बढ़ रहा है ये भीतर के बुखार से संबंधित है। आदमी ज्वर में है, बुखार में है, आंतरिक तरीके से। आदमी के भीतर का बुखार ही पृथ्वी का बुखार बन गया है। क्या है, कैसे है, समझो थोड़ा। आंकड़ों से आगे जाके, राजनीति से आगे जाकर के, वैज्ञानिक तथ्यों से भी थोड़ा आगे जाकर के समझो कि ग्लोबल वार्मिंग चीज क्या है और इसका इंसान से क्या नाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो समझते ही हो। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पानी की भाप, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उसके अलावा ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? ये
जो पृथ्वी से रेडिएशन बाहर जाने को होता है उसको पकड़ लेती हैं, उसको ये पकड़ लेती है, तो वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा पाता। जब बाहर नहीं जा पाता तो पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाएगा। भाई, पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। थोड़ी बहुत ऊर्जा पृथ्वी के भीतर की गर्मी से आती है जब कोई ज्वालामुखी इत्यादि फटता है, नहीं तो अधिकांशतः पृथ्वी की जितनी ऊर्जा है वो कहां से आती है? सूरज से आती है। अब सूरज से जो प्रकाश आता है वो पृथ्वी की सतह से टकरा के वापस लौटता है। जो किरण सूरज से आ रही होती है वो ज्यादा गर्म होती है, ज्यादा ऊंचे तापमान की होती है, बजाय उसके जो वापस जा रही होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जो वापस लौटता रेडिएशन है इसको कुछ गैसों के मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं, वापस नहीं जाने देते, तो वो भी गर्म होते हैं और जो पूरा वातावरण ही है, एटमॉस्फेयर है, उसको गर्म कर डालते हैं। इस गर्मी से होता क्या है? अब भाई जब तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का तो उससे कई तरह की बीमारियां पृथ्वी पर फैलती हैं। तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऊर्जा है वो बढ़ गई ना, जितना ज्यादा तापमान उतनी ज्यादा ऊर्जा। अब वो ऊर्जा कई तरीके से अभिव्यक्त होगी, ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा तूफान आएंगे, गर्मी पड़ेगी, बर्फ खूब पिघलेगी, नदियों में बाढ़ ज्यादा आएगी, कुछ नदियां सूख जाएंगी, रेगिस्तान फैल जाएंगे, जानवर जिन जगहों पर रहते थे उन जगहों का तापमान असंतुलित हो जाएगा तो जानवरों को जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, जानवरों की हजारों प्रजातियां इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाएंगी। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जितने भी कम ऊंचाई के क्षेत्र हैं जैसे द्वीप इत्यादि उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो द्वीपीय देश ही हैं उनमें से कई तो विलुप्त ही हो जाएंगे, कई देश हैं जो छोटे छोटे द्वीपों के ही हैं, वो द्वीप ही पूरा डूब जाना है तो बचेगा नहीं। और ये सब जो होगा इसके फीडबैक इफेक्ट होते हैं। अब फीडबैक इफेक्ट क्या है? अभी हमने कहा कि ग्रीन हाउस गैस वातावरण में जितनी होगी उतना ज्यादा वातावरण का तापमान बढ़ेगा, और ग्रीन हाउस गैस में से एक होती है वाटर वेपर, पानी की भाप। और गर्म हवा ज्यादा वाटर वेपर को अपने आप में समा सकती है। हवा का तापमान जितना ज्यादा होगा वाटर वेपर को कैरी करने की उसकी क्षमता उतनी बढ़ जाती है। तो वाटर वेपर गर्म हवा में ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा तो हवा और गर्म होगी, हवा और गर्म होगी तो उसमें भाप और ज्यादा होगी, भाप और ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब ये फीडबैक साइकिल कहलाते हैं जिसको आप फिर रोक नहीं सकते। एक बार वो शुरू हो गया तो वो कोई नहीं जानता कहां जाके रुकेगा। इसी तरीके से हम जानते हैं कि सफेद रंग पे रोशनी पड़ती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और किसी रंग पे पड़ती है तो सोख ली जाती है। जब सोख ली जाएगी रोशनी तो वो सतह गर्म हो जाएगी। पृथ्वी की सतह का बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, जब बर्फ पिघलेगी तो उसके नीचे की जो मिट्टी है वो अनावृत हो जाएगी ना, दिखाई देने लगेगी।
भाई पहले मिट्टी के ऊपर बर्फ की सफेद चादर पड़ी हुई थी, तो बर्फ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो बर्फ उसको सोखती नहीं थी। अब अगर तापमान बढ़ा तो बर्फ पिघल गई, नीचे से क्या प्रदर्शित होने लग गई? मिट्टी। अब वो मिट्टी क्या करेगी? सोखेगी, तो मिट्टी गर्म होगी। जब मिट्टी गर्म होगी तो तापमान और बढ़ेगा, तापमान और बढ़ेगा तो बर्फ और पिघलेगी, बर्फ और पिघलेगी तो मिट्टी और ज्यादा उघेड़ दी जाएगी, मिट्टी और ज्यादा उघेड़ दी जाएगी और होगा। ये भी एक फीडबैक साइकिल। तो अभी समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है कि लग रहा है कि फीडबैक साइकिल भी सक्रिय हो चुके हैं। कई और भी फीडबैक साइकिल है। फीडबैक साइकिल अगर सक्रिय हो चुके हैं तो अब आप कुछ भी कर लें, इस तापन को रोका नहीं जा सकता। और इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि आदमी की प्रजाति विलुप्त हो जाए, वो भी अगले कुछ दशकों में ही। हम सदियों की बात नहीं कर रहे कि 200-400 साल, हो सकता है कि 2-4 दशक या 5-7 दशक में ही आदमी सफाचट हो जाए पृथ्वी से। इतना निकट है अंत, संभावित अंत। पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। औद्योगिक क्रांति से पहले 270-280 ppm कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। अभी बताइएगा कितनी होगी? नहीं होगी। उतनी हो गई तो फिर तो खत्म। अभी 450। 1990, मैं क्योटो प्रोटोकॉल के आसपास के वर्षों की बात कर रहा हूं, से लेकर अभी तक ही करीब 50% इजाफा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में। और ये तब है जब 1990 में सब देश मिले ही इसलिए थे क्योटो में, क्योंकि स्पष्ट हो चुका था कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी ग्रीन हाउस गैसें बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद भी 1990 से लेकर अभी तक करीब 50% की वृद्धि हो गई है इन गैसों के स्तर में। इतना बढ़ गई है। और वृद्धि हो ही नहीं गई है, प्रतिवर्ष वृद्धि अभी हो ही रही है। हम कितनी बड़ी समस्या के सामने खड़े हैं उसको जानने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अगर हमको स्थिति को नियंत्रण में लाना है तो हर आदमी अधिक से अधिक साल में 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन कर सकता है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड आदमी से ही तो पैदा हो रही है ना। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड जहां से भी उत्सर्जित हो रही है, अंततः आदमी के लिए ही है वो जगह। भाई फैक्ट्री से भी निकल रही तो उस फैक्ट्री के उत्पाद का उपभोक्ता कौन है? आदमी। तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि फैक्ट्री ने वातावरण को गंदा कर दिया। उस फैक्ट्री के माल का जो लोग उपभोग करेंगे उन्होंने गंदा किया ना। फैक्ट्री में चेतना या जान तो है नहीं, फैक्ट्री की अपनी तो कोई मंशा है नहीं। तो दुनिया से जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है वो सब किनके लिए हो रही है? इंसानों के लिए हो रही है। तो आंकड़ा ये सामने आया है कि अगर इसको रोकना है तो अधिक से अधिक 2 टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का उत्सर्जन एक आदमी कर सकता है। ये लक्ष्य 2050 के लिए रखा गया है और इस लक्ष्य को रख के माना गया है कि अगर 2050 तक इतना कम कर लिया तो भी वातावरण में 2 डिग्री की तो औसत वृद्धि हो ही जाएगी। करीब 1 डिग्री की अभी हो चुकी है। जो आम औसत तापमान है उससे हम करीब 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड आगे आ चुके हैं। 1 डिग्री ही मान लीजिए। और 2 डिग्री का लक्ष्य रखा गया है कि 2 डिग्री पे रोक दो। भाई 2 डिग्री पे रोकने पर भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अगर आपने 2 डिग्री पर भी रोक दिया तो भी प्रलय है, और 2 डिग्री से आगे चला गया तो पूछो ही मत। वो तो अकल्पनीय है कि क्या होगा। 2 डिग्री पर भी रोकने पर सुरक्षित हैं आप, ऐसा नहीं है। और 2 डिग्री पर रोकने के लिए भी आपको हर आदमी द्वारा
उत्सर्जित की जा रही कार्बन डाइऑक्साइड कितने पर रोकनी पड़ेगी? प्रतिवर्ष 2 टन पर रोकनी पड़ेगी। अभी कितनी है, कोई अनुमान लगाना चाहेगा? अरे इतनी भी नहीं है बेटा, इतनी है, भारत की नहीं है, विश्व का औसत नहीं है 10 टन, अमेरिका की है 16 टन। अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की 16 टन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है, और होनी कितनी चाहिए? 2 टन। और ये जो 16 टन है, ये 16 नहीं है, ये हर साल बढ़ रही है, 16 से 16.5, 17 लाना है 2 पे, और वो हर साल बढ़ती जा रही है। भारत की 2 टन से कम है, पर भारतीय भी उसे बढ़ाने पर उतारू हैं। विश्व की 3-4 टन के औसत पर है, विश्व की 3-4 टन प्रति व्यक्ति के औसत पर है, भारत की अभी 2 टन से कम है। तो इस स्थिति पर हम खड़े हुए हैं, ये आंकड़े थे। अब इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, इसका जो पक्ष आदमी के मन से संबंधित है, मैं उस पर आऊंगा। उस पर आने के लिए यह भूमिका बतानी जरूरी थी। यह स्पष्ट हो गया है कि स्थिति कितनी भयावह है। अगर हम 2 टन प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड पर भी आ जाते हैं, तो भी कितना तापमान बढ़ जाएगा? 2 डिग्री। और 2 डिग्री भी बढ़ गया तो कयामत है। अगर हम 2 टन पर आ गए तो भी 2 डिग्री बढ़ेगा, और 2 डिग्री का बढ़ना भी प्रलय जैसी बात है। और अभी जो हमारी हालत है, उस पर हम किसी भी तरीके से 2 डिग्री पर रुकने नहीं वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि वैज्ञानिक हलकों में आशंका अब व्यक्त की जा रही है कि फीडबैक इफेक्ट सक्रिय हो चुके हैं। हो सकता है 2050 तक ही तापमान 4, 4.5 या 5 डिग्री भी बढ़ चुका हो औसतन। उतना अगर बढ़ गया तो आग लगेगी। और हम बहुत दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन काल की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे ये सब अपनी आंखों से होता हुआ, अपने साथ होता हुआ देखेंगे। तो अभी तक हमने तथ्य के तल पर 1-2 बातें समझी। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैसें जितनी हैं वातावरण में, ये वातावरण के तापमान को बढ़ाती हैं। वातावरण के तापमान के बढ़ने के कारण धरती पर तरह तरह के अनिष्ट होते हैं। और हमने ये भी देखा कि जितना ग्रीन हाउस गैसों का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है अब वायुमंडल में, उसको वापस लाने के आदमी के प्रयास सफल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आदमी ने तो 1990 से सभाएं और कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस शुरू कर दी थी, और अभी तक भी करता जा रहा है। नतीजा क्या है? कार्बन का स्तर तो लगातार बढ़ ही रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि यह काम सरकारों के बस का शायद है नहीं। सरकारों के बस का क्यों नहीं, वो भी हम समझेंगे। यह काम सरकारों के बस का नहीं है, यह काम वैज्ञानिकों के बस का भी नहीं है, क्योंकि जो तथ्य और आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं ये सार्वजनिक है, सबको पता है। लेकिन फिर भी आदमी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, एमिशन कर ही जा रहा है। ये जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूं, ये आए दिन अखबारों में छपते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? सरकारें मिलती हैं, बैठती हैं, पेरिस अकॉर्ड की बात करती रहती हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता रैलियां निकालते रहते हैं। ग्रेटा थनबर्ग की बात करी, और भी बहुत नाम है। एक और युवती है जिसने कैंपेन चला दिया है, नो फ्यूचर नो चिल्ड्रन। टीनेजर्स उसमें शपथ लेते हैं, कहते हैं कि अगर दुनिया का यही हाल रहा तो हम बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बच्चे लाने से लाभ क्या। तो कई अभियान चल रहे हैं, पर उनमें से कोई भी अभियान सफल होता दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं सफल होता दिखाई दे रहा है? अब यहां से मेरी बात शुरू होती है, क्योंकि ये बात
आदमी के मन की है, आदमी के मूल पहचान की है। ये समस्या वास्तव में आध्यात्मिक है, और जब तक आध्यात्मिक तल पर इस समस्या को संबोधित नहीं किया जाएगा, मानव जाति के बचने की कोई संभावना नहीं है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच कहां से रही है और क्यों रही है? 26% जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पहुंच रही है, उसका संबंध आदमी के खान पान से है। सीधे सीधे मांसाहार से है। 26% कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मांसाहार जिम्मेदार है। और बाकी चीजों के लिए फ्रेट एंड ट्रांसपोर्टेशन। आप जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं वो आपके पास ट्रक से लाई जाती हैं, पानी के जहाज से लाई जाती हैं, हवाई जहाज से लाई जाती हैं। उस सब में क्या होता है? फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है ना। फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है ना। फॉसिल फ्यूल समझते हो ना क्या होता है? गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो खान पान, यात्रा, कंस्ट्रक्शन, 15% कार्बन उत्सर्जन का जिम्मा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग जरूरी नहीं आपका घर हो, वो आपका दफ्तर भी हो सकती है। वो कोई होटल भी हो सकता है, जहां कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके अलावा भांति भांति के जो उत्पाद हम पहनते हैं, उड़ते हैं, उपयोग में लाते हैं, उससे कार्बन उत्सर्जित होता है। मैं ये नहीं कह रहा ये सब हमारे घरों में हो रहा है। भाई हवाई जहाज चल रहा है, हवाई जहाज जो धुआं छोड़ रहा है वो तो वायुमंडल की ऊपरी तहों में छोड़ रहा है। आपके घर से वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रही है, पर वो जो धुआं हवाई जहाज छोड़ रहा है वो किसकी खातिर छोड़ रहा है? वो आपकी खातिर छोड़ रहा है ना। आपको यात्रा करनी, तो उसका जिम्मा भी फिर किसका है? हमारा ही है ना। इसलिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उसका सीधा संबंध आदमी के भोग से है। सीधा संबंध आदमी के भोग से है। तो जानने वालों ने दो बातें कही हैं। वो कह रहे हैं या तो भोग कम कर दो या भोगने वालों की संख्या कम कर दो, और कोई तरीका नहीं है। या तो प्रति व्यक्ति जितना कंजम्पशन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, या तो वो कम करो, और इतना कम करो कि अमेरिका में 16 टन उत्सर्जन है, उसको 2 टन के स्तर पे ले आ दो। या तो भोग कम कर दो या फिर भोगने वालों की संख्या कम कर दो, और कोई तरीका नहीं है। और हमसे दोनों ही काम नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे लिए तो सुखी जीवन का मतलब ही यही होता है कि हम भोग रहे हैं और हमारा एक कुनबा है, एक परिवार है, वो भी भोग रहा है। भोगने से काम नहीं चलता ना। हम सिर्फ वस्तुओं को, पदार्थों को नहीं भोगते, स्त्री पुरुष एक दूसरे के शरीर को भी तो भोगते हैं, और उससे पैदा होते हैं बच्चे, और वो जो बच्चा है वो आगे चल के और भोगेगा। अब आपको एक हैरत अंगेज आंकड़ा बताता हूं। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो वो औसतन अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष 58 टन
कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा। आज की जो स्थिति है, आज के जो ट्रेंड है उसके हिसाब से उसकी तुलना में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड कम करने के दूसरे तरीके लगाते हैं तो उन तरीकों से 1 टन कम हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 टन कम हो सकती है, आधा टन कम हो सकती है। तो जिन्होंने इस पूरे गणित को समझा है वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है तो जो एक सबसे कारगर तरीका है वो ये है कि एक बच्चा कम पैदा करो। एक बच्चा अगर तुमने कम पैदा किया तो 58 पॉइंट तुम्हारे हैं। उसकी जगह अगर तुम दूसरे तरीके आजमा रहे हो, दूसरे तरीके क्या होते हैं? पेड़ लगा देंगे। अब पेड़ लगाने से यह समझो कि एक पेड़ 40 साल में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। 40 साल में 1 टन। और अगर आपने बच्चा पैदा कर दिया तो 1 साल में 58। अब पेड़ लगाने से क्या क्षतिपूर्ति हो गई? पेड़ लगाने से कोई प्रायश्चित हो गया? इसी तरीके से बात की जाती है कि ये बिजली के जो बल्ब हैं ये कम पावर वाले लगाओ, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आप जरा सा बचा पाओगे। जो असली दानव है वो है आबादी। कौन सी आबादी? ऐसी आबादी जो उपभोग करने पर उतारू है। समझ में आ रही है? वैज्ञानिक तथ्यों के नीचे इस पूरी समस्या का मानवीय पक्ष है। यह समस्या मानवकृत है, एंथ्रोपोजेनिक है ना, हमने बनाई है। हमने कैसे बनाई है वो समझना जरूरी है ना। हमने बनाई है कंजम्पशन कर करके और बच्चे पैदा कर करके, उपभोग के माध्यम से और संतानोत्पत्ति के माध्यम से। और चूंकि उपभोग करने वाली संतान ही होगी तो इसीलिए इस समस्या को रोकने का जो सबसे कारगर तरीका है वो है संतानों पर नियंत्रण लगाना। जब संतान ही नहीं होगी तो भोगेगा कौन? और हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा ही उपभोग कर रही है। तो यहां तो हम बात कर रहे हैं कम करने की, अगली जो आएगी वो और ज्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि आर्थिक संपन्नता बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। जब पैसे आ रहे हैं तो जो आदमी सब्जी खाता था वो मांस खा रहा है। जहां मांस खानी शुरू की तहां समझ लो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने वालों की कतार में शामिल हो गए। ये बात ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लेकिन उपभोग के माध्यमों में, कंज्यूम की जाने वाली चीजों में जो चीज हमारे लिए, पृथ्वी के लिए, वातावरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा घातक है वो है मांस का सेवन। मांस का सेवन समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा घातक क्यों है? क्यों है? क्यों होता है? वो कटते ही नहीं हैं, वो जीते किस पर हैं? घास पर। और घास का मैदान कहां से आएगा? जंगल काट के। इस समय दुनिया में सब पशु कम से कम आबादी पर पहुंच चुके हैं। जानते हो कौन से पशु हैं जिनकी आबादी जबरदस्त बढ़ा दी है इंसान ने? वो पशु जिनको इंसान खाता है। मुर्गा, बकरा, भेड़, गाय, सुअर। और ये जितने हैं ये सब क्या करते हैं? चरते हैं। इन्हें दाना चाहिए।
और इनके शरीर से बहुत ज्यादा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो मांस खाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो जबरदस्त रूप से कार्बन इंटेंसिव प्रक्रिया है। और पश्चिमी जगत जितना प्रति व्यक्ति मीट मांस डॉक्टरों द्वारा कहा गया है कि उच्चतम सीमा है, उससे 5 गुना खा रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि खाना हो तो खाओ, इससे ज्यादा खाओगे तो मरोगे। पश्चिम का औसत आदमी उससे 5 गुना ज्यादा मांस खा रहा है। और खा खा के हमने पृथ्वी को बुखार चढ़ा दिया है, मांस खा खा के। मांस खाने वाले समझ ही नहीं रहे हैं कि वो पूरी मानवता के प्रति कितना जबरदस्त अपराध कर रहे हैं। मांस खाना कोई आपका व्यक्तिगत मसला नहीं है भाई। सिगरेट पीना क्या आपका व्यक्तिगत मसला है? आप एक कमरे में होते हो, आप सिगरेट का धुआं छोड़ना शुरू कर देते हो तो आपको तत्काल क्या कहा जाता है? साहब यहां और लोग भी हैं, आप जो कर रहे हो उसका असर दूसरों पर पड़ रहा है। इसी तरह मांस खाना भी अब किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। कोई कहे कि भाई मेरी थाली पर कुछ भी रखा है, आपको क्या आपत्ति है? आपकी थाली पर जो रखा हुआ है उससे मेरे ग्रह की बर्बादी हो रही है। तो ये आपकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो। और मांस में भी जो मांस सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने के लिए वो है भैंस और गाय का मांस, क्योंकि ये जानवर बड़े होते हैं। कोई धार्मिक इत्यादि कारण नहीं, सीधा सीधा वैज्ञानिक कारण। फिर आती है वो चीज जिसको हम बहुत मूल्य देते हैं, जिसको हम कहते हैं गुड लाइफ। हर चीज उपभोग के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। फर्नीचर, टेलीविजन, 50 तरह के कपड़े, 50 तरह के उपकरण, और इसी को हम मानते हैं तरक्की। एक एक चीज जिसको हम तरक्की से संबंधित मानते हैं, एक एक चीज जिसको हम तरक्की से संबंधित मानते हैं, वो वास्तव में कार्बन का उत्सर्जन करके ही बनती है। यही वजह है कि जिन मुल्कों में सबसे ज्यादा तथाकथित तरक्की है, उन्हीं मुल्कों में सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। और आगे की मजेदार बात यह कि उन्हीं मुल्कों में सबसे ज्यादा क्लाइमेट डिनायल है। आज भी अगर कोई मुल्क है, कोई देश है जहां क्लाइमेट चेंज को नकारने की कोशिश की जाती है, कहा जाता है नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति तक अभी मानने को तैयार नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज है। और वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शेल, एक्सन मोबिल, अमेरिकी कंपनियां भी हैं, यूरोपियन कंपनियां भी हैं, जो उतारू हैं ये सिद्ध करने पर अभी भी कि क्लाइमेट चेंज उतनी बड़ी समस्या है नहीं जितनी बड़ी लग रही है। अभी कुछ दशकों पहले तक तो वो कह रही थी कि नहीं साहब तापमान बढ़ ही नहीं रहा है। फिर जब पुख्ता प्रमाण आ गए कि तापमान तो बढ़ ही रहा है, तो उन्होंने कहा तापमान बढ़ रहा है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं बढ़ रहा है। अब जब ये भी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है कि तापमान बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड से ही बढ़ रहा है, तो वो कह रही है नहीं बढ़ तो रहा है लेकिन इससे उतने भी घातक परिणाम नहीं होंगे जितने घातक परिणाम बताए जा रहे हैं। जहां जितना ज्यादा उपभोग है वहां उतनी कार्बन डाइऑक्साइड और उतना ज्यादा झूठ है। उतना ही ज्यादा झूठ भी है।
प्रति व्यक्ति मांस का जितना उपभोग अमेरिका में है, दुनिया के किसी और बड़े मुल्क में नहीं है। इस मामले में तो वास्तव में यूरोप और अमेरिका की भी तुलना नहीं की जा सकती। अमेरिका और यूरोप दोनों में औसत तापमान करीब करीब एक सा रहता है, लेकिन यूरोप की अपेक्षा अमेरिका में 4-5 गुना ज्यादा एयर कंडीशनर बिकते हैं, क्योंकि जो पूरा समाज ही है अमेरिका का वो उपभोग की पूजा करता है। यूरोप की अपेक्षा औसत अमेरिकी कहीं ज्यादा मांस खाता है, कहीं ज्यादा ऊर्जा का व्यय करता है। एनर्जी कंजम्पशन एक अमेरिकी घर में कहीं ज्यादा होता है यूरोप से, और अगर भारत से या चीन से तुलना करें तो फिर तो कोई बात ही नहीं। दुर्भाग्य यह है कि विकासशील विश्व के लिए भी अमेरिकी उपभोक्तावाद एक आदर्श बनता जा रहा है। हम भी चाहते हैं कि हम भी उतना ही उपभोग करें जितना कि अमेरिका वाले करते हैं। इसी को हम बोलते हैं गुड लाइफ, इसी को हम बोलते हैं विकास, तरक्की, खुशियां। हमारी खुशियां खा गई पृथ्वी को। जितना हम भोग रहे हैं उतना हमें खिला पाने के लिए पृथ्वी के पास है नहीं, तो हम पृथ्वी को ही खा गए। और हम कम पड़ रहे थे तो हमने अपनी तादाद बढ़ा ली ताकि हम बहुत सारे हो जाएं पृथ्वी को खाने के लिए। हम 8 अरब हो गए। और अभी भी हमारी खुशियों का पैमाना वही है। घर में बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, हम समझ ही नहीं रहे हैं कि हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो हजारों पेड़ों और हजारों पशुओं की लाश पर पैदा हो रहा है। आज के समय में अहिंसा ये नहीं है कि मांस नहीं खाई। आज के समय में अहिंसा ये है कि समझो कि अगर तुम बच्चा पैदा कर रहे हो तो तुम हजारों जानवरों का कत्ल करके बच्चा पैदा कर रहे हो, और तुम कहते हो नहीं साहब हम तो मुर्गा नहीं खाते। हर बच्चा जो पैदा हो रहा है उसके पीछे जले हुए पेड़ और कटे हुए पशु हैं। और पशु ऐसे नहीं कटेंगे कि वो पशुओं को खाएगा। जब पेड़ ही नहीं रहे तो पशु कहां जाएंगे? जब पेड़ ही नहीं है तो पशु कहां जाएंगे? आप कहेंगे नहीं साहब हम पेड़ तो काटेंगे नहीं। अच्छा पेड़ नहीं काटोगे, कोई बात नहीं, क्या खाओगे? नहीं हम तो बस रोटी चावल खा लेंगे। और रोटी चावल पैदा कहां होगा बेटा? खेत में। खेत कहां से आएगा? चांद पर खेती करोगे, खेती कहां होगी? जंगल काट के ही तो खेती होगी। तुम्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है। तो पहली बात तो हमारी खुशियां कहती हैं कि भरा पूरा घर रहे, खुशियों से गुलजार रहे, किलकारियां गूंजती रहे। और उसके बाद जितने लोग हों घर में वो सब छक करके कंजम्पशन करें, छक करके। खुशी का पैमाना यही है कि कितने किलोवाट हर आदमी चूस रहा है ऊर्जा। ऐसे ही नापा जाता है, तरक्की ऐसे ही नापी जाती है। कहते हैं भारत में प्रति व्यक्ति इतनी ही बिजली की खपत है, जबकि अमेरिका में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत इतनी ज्यादा है। तो देखो भारत कितना पिछड़ा हुआ है। यही बिजली की खपत खा गई ना। बिजली कहां से आती है? कोयला जला के आती है। आज भी विश्व में अधिकांश बिजली कोयला जला के आती है, और कोयला जलेगा तो क्या निकलेगा? और आदमी जितनी भी चीजों को भोगना चाहता है उन चीजों के निर्माण में क्या लगती है? ऊर्जा। ऊर्जा माने बिजली। आदमी की सबसे बड़ी जरूरत इस समय क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा तो आएगी ही ना फॉसिल फ्यूल जला करके, और कहां से लाओगे? लोग कहते हैं नहीं साहब कार पुरानी हो गई है, नई ले आएंगे। ठीक है, लेकिन पुरानी कार 3 थी जो ज्यादा पेट्रोल पीती थी। नई कार कम पेट्रोल पीती है लेकिन नई कार 30 है।
अब बताओ पहले की अपेक्षा कार्बन कम उत्सर्जित होगा या ज्यादा? क्योंकि पहले की कार धुआं भले ज्यादा छोड़ती थी, पर कार थी ही कुल 3 मोहल्ले में। आज मोहल्ले में कितनी कार है? 30। अब बताओ धुआं कम हुआ या बढ़ा? हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि समस्या की भयावहता कितनी गहरी है। तो हम क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो नन्हे नन्हे उपाय सामने ले आते हैं, और ये नन्हे उपाय सामने ला करके हम समस्या का मजाक बना देते हैं। कोई कहता है देखिए हमारी ना डीजल कार थी, उसको बेच के हम हाइब्रिड कार ले आए हैं या इलेक्ट्रिक कार ले आए हैं, ये हमारा योगदान है इस समस्या के समाधान के प्रति। ये बेवकूफी की बात कर रहे हो। इलेक्ट्रिक कार किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी? कोयला जला के। तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार से क्या हो जाएगा भाई? फिर इलेक्ट्रिक कार बनी किस चीज से है? स्टील से। स्टील कहां से आया है? कोयले से आया है। किसको बेवकूफ बना रहे हो कि हम देखिए नई इलेक्ट्रिक कार ले आए हैं, इससे काम बन जाएगा। या फिर स्कूलों में चलता है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, इससे ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी। अरे भाई पेड़ों से नहीं रुक जानी है। अब वो सीमा हम कब की पीछे छोड़ आए कि वृक्षारोपण से हम ग्लोबल वार्मिंग रोक लेंगे। पेड़ बेचारे को तो बड़ा होने में ही 10 साल लग जाएंगे, और हमने कहा कि एक पेड़ 40 साल अगर जिएगा तो 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोख पाएगा बेचारा। अगर 40 साल जीने पाया तो 40 साल जिएगा भी कैसे? हमें तो खेत बनाने हैं, कंक्रीट जंगल बनाने हैं। एक बच्चा 58 टन कार्बन डाइऑक्साइड, एक पेड़ 40 साल में 1 टन। अब बताओ कितने पेड़ लगाओगे? कितने पेड़ लगाओगे? और लोग इस तरह की बात करते हैं, रिसाइकल करो, 3 स्टार एसी की जगह 5 स्टार एसी खरीद लो। ये सब कार्बन को कम करेंगे थोड़ा सा, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ज्यादा बड़ी दिक्कत यह है कि ये सब छोटी छोटी चीजें करके हमें लगेगा हमने प्रायश्चित कर लिया, हमें लगेगा हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। हम कहेंगे देखो ना हम जिम्मेदार नागरिक हैं, हम प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करते हैं, हमने 4 पेड़ लगा दिए हैं, हम 3 स्टार की जगह 5 स्टार एसी का इस्तेमाल करते हैं, हमने फिलामेंट बल्ब की जगह कौन से कहते हैं ये एलईडी बल्ब लगा दिए हैं। इलेक्ट्रिक कार यूज कर रहे हैं, और घर में हम एक साइकिल ले आए हैं, तो छोटी छोटी दूरियों के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, हम धुआं नहीं उड़ाते। तो अब हम जिम्मेदार नागरिक हो गए, देखो हमने अपना काम कर दिया ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए। ये जो आप काम कर रहे हैं ये ऊंट के मुंह में जेरे बराबर है। जो असली काम चाहिए वो है कि उपभोक्तावादी मन को, उपभोक्तावादी संस्कार को ही रोका जाए, और उससे भी ज्यादा जो काम चाहिए वो ये है कि आदमी की ये धारणा तोड़ी जाए कि घर में संतान का होना बहुत जरूरी है। जब तक संतान पैदा करने की आदमी की धारणा नहीं तोड़ी जाएगी, पहली बात, और दूसरी बात, जब तक आदमी के मन से यह धारणा नहीं निकाली जाएगी कि जीवन की सफलता वस्तुओं के संग्रह और वस्तुओं के उपभोग में है, तब तक समझ लीजिए कि इस पृथ्वी के बचने की कोई संभावना नहीं है। तो कुल मिला जुला के मैं देख रहा हूं कि पूरी बात आध्यात्मिक है। 2 ही तलों पर इसका समाधान मुझे दिखाई दे रहा है। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण तल है, आदमी के मन से ये धारणा निकालो कि बच्चा पैदा करना बहुत बड़ी, बहुत कीमती, बहुत सम्माननीय, बहुत जरूरी
बहुत केंद्रीय बात है। और दूसरी बात, आदमी के मन से धारणा निकालो कि जो जितना उपभोग कर रहा है, जो जितना कंज्यूम कर रहा है, वो उतना सुखी है। सुख और उपभोग का हमने जो रिश्ता बना लिया है, उसको तोड़ो। और ये दोनों ही काम सरकारें नहीं कर पाएंगी, इसीलिए सरकारी तल पर विफलता मिल रही है। सरकारें क्या कर लेंगी? जनतंत्र है भाई, सरकार तो वही करेगी ना जो लोग चाहेंगे। सरकार लोगों को बच्चा पैदा करने से थोड़ी रोक सकती है, इसीलिए उस तल पर सफलता मिलनी मुश्किल है। इसीलिए वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर पा रहे, इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो समस्या है वो आदमी की वृत्ति के तल पर है। उसका समाधान सिर्फ अध्यात्म कर सकता है। यह हमारी बड़ी पुरानी पाशविक वृत्ति है कि भोगो और कुनबा बढ़ाओ, भोगो और कुनबा बढ़ाओ। आप कोई भी जानवर देख लीजिए, उसे आप दो ही काम करता पाएंगे, या तो खा रहा होगा या मादा का पीछा कर रहा होगा। खाएगा, मादा का पीछा करेगा, खाएगा, मादा का पीछा करेगा। सड़क का कुत्ता हो चाहे जंगल का खरगोश, दो ही काम करता है ना, खाता है, संभोग करता है, और तो कुछ वो करता नहीं। बीच बीच में सो जाता है, आराम कर लेता है, ताकि थोड़ी ऊर्जा इकट्ठा कर ले खाना ढूंढने के लिए। जंगल में पशु जब तक ये काम कर रहा था कि बच्चे पैदा करो, कंजम्पशन करो, तब तक कोई बात नहीं थी, क्योंकि पशु की इच्छाएं सीमित होती हैं और पशु का सामर्थ्य भी सीमित होता है। वही काम जब आदमी ने करना शुरू कर दिया, अपनी बुद्धि का, अपने बल का सहारा लेकर के, तो विनाश की ये स्थिति हमारे सामने आ गई है। आप समझ रहे हो? ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज इत्यादि की बात है, ये बिल्कुल बहाना है, इससे कुछ नहीं होगा। जो होगा बहुत थोड़ा होगा। करना हमको इतना है, फुट भर, और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी इत्यादि से जो होगा वो होगा मिलीमीटर और सेंटीमीटर भर। जो असली समाधान है वो दूसरा है, और उसकी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। भाई, सारी समस्या इंसान की आबादी और इंसान का उपभोग है, और इन दोनों समस्याओं के केंद्र में आदमी की पाशविक वृत्ति है। उस वृत्ति को कौन हटाएगा? सरकारें हटा देंगी? वैज्ञानिक हटा देंगे? नहीं, उस वृत्ति को ना सरकारें हटा सकती हैं, ना वैज्ञानिक हटा सकते हैं। उस वृत्ति को सिर्फ अध्यात्म हटा सकता है। जब तक आदमी को समझाया नहीं जाएगा कि तुम्हारी जो वृत्तिगत अपूर्णता है, उसका समाधान तुम न तो बच्चे पैदा कर पाओगे और न कंजम्पशन करके कर पाओगे, उसका समाधान कुछ और है, तब तक आदमी गलत जगह ही शांति ढूंढता रहेगा ना। भाई, जब आप अपनी अपूर्ण वृत्ति को शांत करना चाहते हो, तभी तो आप कंजम्पशन की ओर भागते हो ना, और कंजम्पशन से शांति मिलती भी नहीं। अब ये बात सरकारें थोड़ी आपको समझा पाएंगी, ये बात सरकारें नहीं समझा सकती, और ना ही ये बात सामाजिक नैतिकता के तल पर आपको समझाई जा सकती है। ये बात तो अध्यात्म और आध्यात्मिक ग्रंथ ही आपको समझा पाएंगे ना, कि आपको जिंदगी में जो चाहिए वो न तो कुनबा बढ़ा के मिलने वाला है, ना आदमी औरत इकट्ठा करके मिलने वाला है, और न ही और ज्यादा कपड़े और ज्यादा गाड़ियां और ज्यादा रुपया पैसा इकट्ठा करके मिलने वाला है। वो कहीं और मिलेगा। और जिस दिन आदमी को वो चीज, सही चीज मिलने लग गई, जिसके लिए उसकी अपूर्ण वृत्ति वास्तव में तड़प रही है, उस दिन वो उपभोग की दिशा में भागेगा ही क्यों? बात समझ रहे हैं? तो कुल मिलाजुला के हुआ यह है कि हमें वो नहीं मिल रहा हमें जिसकी तलाश है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्मिकता से रहित है। स्कूलों में नाम भी नहीं लिया जाता आध्यात्मिक ग्रंथों का। भाई, हम धर्मनिरपेक्ष लोग हैं ना। संतों और ऋषियों की बात ही नहीं की जाती। बात की भी जाती है तो बस ऐतिहासिक संदर्भों में, कि फलाने वर्ष में पैदा हुए थे, फलाने वर्ष में मर गए, इत्यादि इत्यादि।
बच्चों का वास्तविक अध्यात्म से परिचय ही नहीं कराया जाता। और एक बार वो जीवन में आ गया, समाज में उतर आया, उसके बाद तो तमाम तरीके के सामाजिक दबाव और मीडिया और इधर उधर की बातें और भीतर से वृत्ति का उफान, वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो जी किस लिए रहा है, वो कभी समझ ही नहीं पाता कि भीतर की बेचैनी और तड़प वास्तव में है किस लिए। तो वो भीतर की बेचैनी का क्या इलाज ढूंढता है? उपभोग, कंजम्पशन। उसी कंजम्पशन से क्या पैदा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाद में पैदा होती है, पहले बच्चे पैदा होते हैं। कंजम्पशन से ही तो बच्चे पैदा होते हैं। स्त्री का शरीर लिया और भोग डाला उसको, लो आ गई औलाद। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक का उपभोग करते हो, जैसे आप जूते का उपभोग करते हो, जैसे आप कपड़ों का उपभोग करते हो, जैसे आप कार का उपभोग करते हो, वैसे ही आप किसी के जिस्म का भी उपभोग कर लेते हो, लो आ गई औलाद। वो उपभोग आदमी कर ही रहा है इसलिए क्योंकि उसको अध्यात्म से कभी परिचित कराया नहीं गया। उसको अगर सही जगह शांति मिल गई होती तो वो गलत जगह शांति क्यों ढूंढने जाता भाई? अब आप करते रहो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, उनसे आदमी के भीतर की अशांति और अपूर्णता तो दूर नहीं होने वाली ना। जिस दिन तक आदमी भीतर से अधूरा है और बेचैन है, उस दिन तक वो अपनी बेचैनी का यही झूठा इलाज निकालेगा। क्या? पकड़ो और भोगो, पकड़ो और भोगो, पकड़ो और भोगो। और उसी भोगने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब बढ़ते रहेंगे और बहुत दिनों तक उनके बढ़ते रहने की नौबत नहीं आने वाली। उससे पहले ही मानवता ही पूरी साफ हो जाएगी। चले थे भोगने, चले थे पृथ्वी को खाने, पृथ्वी खा गई सबको। तो बात की शुरुआत में मैंने कहा था कि आदमी का बुखार पृथ्वी को लग गया है, और मैं कह रहा हूं पृथ्वी को जो बुखार आ गया है तो आदमी बचेगा क्या? पृथ्वी को जो बुखार आ गया, आदमी बचेगा क्या? खेल खत्म, पैसा हजम, भोग लो।